बाड़मेर, जैसलमेर और बलोत्रा लोकसभा क्षेत्र सुर्खियों में बना हुआ है। पिछले इस 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सबको चाहिए मुसलमानों को वोट, लेकिन काम कोई नहीं करना चाहता मुसलमानों का। मुस्लिम समाज का भला हो जाए ये कोई नहीं चाह रहा। मुसलमान हमेशा कांग्रेस को वोट देते रहे। एक बार मानव सिंह को भी वोट दिया, वोट किया उन्होंने कर्नल साहब को भी, लेकिन कर्नल सोनाराम चौधरी ने मुस्लिम समाज के लिए बहुत सारे काम किए। इस बात के लिए मैं कर्नल साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों को काम किए, इस बात को नकार नहीं सकते। लेकिन इसके अलावा मुस्लिम समाज के लोगों का काम कोई नहीं करना चाहता। वोट सब चाहते हैं, चाहे रविंद्र सिंह भाटी और चाहे कांग्रेस हो। और ये खेल खेला गया मुस्लिम समाज के साथ, जिनको खुद को भी समझ में नहीं आया कि उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन राजनीति के अंदर यही सिस्टम है, एक को एक के खिलाफ खड़ा किया जाए, ये राजनीति है। ये देखा गया, शिव से दावेदारी पेश की 2023 के अंदर अमीन खान साहब ने और फतेह खान, लेकिन कांग्रेस दो धड़ों में बट गई, सिफारिशें अलग अलग हुई। जब टिकट आखिर में फतेह खान की कटी और अमीन खान टिकट लेकर बाड़मेर पहुंचे तो उन्होंने एक बयान दिया कि मैं हरीश चौधरी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे टिकट दिलाने में मदद करी। ये टिकट हरीश चौधरी की वजह से आई। वक्त बीतते बीतते आज अमीन खान साहब ये कह रहे हैं कि मेरी टिकट रोकने का अगर कोई कारण था, फतेह खान को निर्दलीय चुनाव लड़ाने के पीछे अगर किसी की राजनीति थी तो वो थी हरीश चौधरी। हरीश चौधरी ये चाहते थे कि शिव से अमीन खान चुनाव हार जाए और हरीश चौधरी ये चाहते थे कि शिव से फतेह खान को टिकट मिले। लेकिन अमीन खान कद्दावर नेता है, गहलोत साहब के खास नेता है, पुराने नेता है, 10 चुनाव लड़े। सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी समय के नेता है, सोनिया गांधी के भी नजदीकी नेता है और कांग्रेस की उस टीम में अहमद पटेल उनके भी विश्वास पात्र नेता थे। इसलिए अमीन साहब अंतिम समय में टिकट लेकर आए और हरीश चौधरी का धन्यवाद किया। चुनाव हुआ, चुनाव के अंदर 5 कैंडिडेट खड़े हो गए और शिव के अंदर आरएलपी से जालम सिंह रावलोत, बीजेपी से स्वरूप सिंह खारा, रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय चुनाव लड़े और फतेह खान साहब भी निर्दलीय चुनाव लड़े। अमीन खान साहब कांग्रेस से चुनाव लड़े और चुनाव का रिजल्ट इस प्रकार रहा कि फतेह खान से रविंद्र सिंह भाटी 3500 वोटों से चुनाव जीत गए। इसके बाद सबको लगा, मुसलमानों ने रविंद्र सिंह भाटी को भी वोट किया, मुसलमानों ने फतेह खान को भी वोट किया, मुसलमानों ने अमीन खान को भी वोट किया और जब वोट 3 तरफ डिवाइड हुआ तो ये चुनाव मुसलमानों के खिलाफ चला गया। यहां से निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी जिस तरह से गंगा जमनी तहजीब और भाईचारे की बात कर रहे थे, अजरक गले में डाल करके रविंद्र सिंह ने जिस तरह से ताबड़तोड़ प्रयास किया, लंगे खान का पानी पहुंचाने का जो वादा वो उन्होंने किया, उस वादे के बाद राजनीतिक गलियारों में चुनाव घूम गया और चुनाव ऐसा घुमा कि वहां से मुसलमान अपनी सीट खो बैठे। परंपरागत मुसलमानों की सीट रही शिव, जो इस बार उन्होंने गवा दी। और ऐसा ही वाकया हुआ जैसलमेर के अंदर। रूपाराम धंधे और गाजी परिवार के बीच में आपसी तकरार इतनी बढ़ गई कि पोखरण से साले मोहम्मद चुनाव हार गए, जैसलमेर से रूपाराम धंधे चुनाव हार गए। इसके बाद अगर देखा जाए तो जोधपुर संभाग के अंदर मुस्लिम समाज का कोई भी जनप्रतिनिधि बचा नहीं, न तो लोकसभा में न विधानसभा में। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां से मुस्लिम समाज का कोई भी नेता, कोई भी प्रतिनिधि विधानसभा में राजस्थान के जयपुर में बैठता हो। ये दुर्भाग्य है, लेकिन मुस्लिम समाज को समझ में नहीं आया तब तक। फिर चुनाव आया 2024 के लोकसभा का, बीजेपी से कैलाश चौधरी टिकट लाई और आरएलपी के प्रत्याशी रहे बायतू विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बेनीवाल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और हरीश चौधरी के साथ मिलकर के हेमाराम चौधरी और पूरी कांग्रेस एडी से चोटी का जोर लगाती है। सभी लोगों को जाट, मुस्लिम, मेघवाल, जिस तरह से जेजेएम का ये फॉर्मूला था, इसको पूर्णतः लागू करने का प्रयास करते हैं, धरातल पर रह करके चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं। उम्मीदवार बेनीवाल ये लोगों को समझाने में सफल हो गए कि एक सीधा और ईमानदार कैंडिडेट है, मेहनतकश कैंडिडेट है, एक गरीब परिवार से कांस्टेबल बना हुआ प्रत्याशी लोकसभा में सांसद का टिकट लेकर आया। हनुमान बेनीवाल के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाला व्यक्ति आज लोकसभा में कांग्रेस की टिकट से प्रत्याशी बनाया। आप सब लोगों को ये मेहरबानी करके इस बार उम्मीदवार बेनीवाल को चुनाव जिताना है। जिस तरह से एक इमोशन था कि उम्मीदवार बेनीवाल 2018 और 2023 का विधानसभा चुनाव बायतू से हरीश चौधरी से हार गए थे, उसके कारण भी लोगों में एक वो उनके प्रति एक भावना थी कि इस बार उमेश जी को जिता देते हैं। और इसके कारण निर्दलीय चुनाव लड़े रविंद्र सिंह भाटी को भी मुसलमानों ने बहुत वोट दिए। कई जगह, कई गांवों में देखा गया कि मुस्लिम भरपूर वोट करता नजर आया रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष में। मुस्लिम समाज के वोट दोनों तरफ डिवाइड हो गए लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर भी। तो ये लगा सब लोगों को कि मुसलमानों के आपस में फूट पड़ चुकी है। जो मुस्लिम समाज आमतौर पर देखा जाता है एकत्रित है, वो समाज इस राजनीतिक कसौटी पर खरा नहीं उतर पाया है एकता का। मुस्लिम समाज के अंदर दरारें पड़ी। जैसलमेर, बाड़मेर और शिव, चौहटन के इन तमाम क्षेत्रों से मुस्लिम समाज के वोट 2 भागों में बटे और इसके कारण आज मुस्लिम समाज की कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। वोट सबको चाहिए, बात सब करते हैं, लेकिन काम मुस्लिम समाज के लिए कोई नेता नहीं कर रहा। ये सच्चाई है, कोई माने या नहीं माने। लोग कहेंगे कि आप राजनीतिक भड़काने की बात करते हैं, लेकिन नहीं। जो मुस्लिम समाज के युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको समझ में आ रहा होगा कि उनके साथ क्या खेल खेला गया। और यही राजनीति है, राजनीति में होता आया है। आप किसी को इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं कि आपने जब अपने ही लोगों को दुश्मन बना लिया,
जब अंतिम पड़ाव में चुनाव लड़ रहे अमीन खान के खिलाफ फतेह खान निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे, तब यह तय हो गया था कि मुस्लिम समाज की आगामी कई सालों तक राजनीति 90 डिग्री पर घूमने वाली है। और घूमी। आज स्थिति यह आ गई है कि अमीन खान को कांग्रेस में आने के लिए लगातार प्रयास करने पड़ रहे हैं। अमीन खान को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। रविंद्र सिंह भाटी के लोकसभा चुनाव में अमीन खान पर आरोप यह लगा कि उन्होंने भाटी का साथ दिया, भाटी के लिए कैंपेन करी, भाटी के लिए वोट मांगे, और इसके कारण कांग्रेस की कमेटी ने, कांग्रेस पार्टी ने अमीन साहब को पार्टी से निष्कासित करके बाहर कर दिया। और अब 2 साल से अमीन साहब लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके कांग्रेस को ज्वाइन किया जाए। और गडरा रोड से अमीन साहब के पोते प्रधान भी हैं। और आने वाले समय में मुस्लिम समाज का नेता कौन, क्या मुस्लिम समाज इसी तरह आपसी फूट में हमेशा लड़ता रहेगा? धनाऊ से देखा जाए तो समा बानो, शिव से फतेह खान और अमीन खान, पाटौदी से पाटौदी की पूर्व प्रधान, और जैसलमेर से गाजी परिवार। ये परिवार मुस्लिम समाज के बड़े परिवार है। इनको सोचना पड़ेगा कि समाज के लिए आवाज उठाने वाला कोई व्यक्ति बचा नहीं है लोकसभा और विधानसभा के अंदर। अगर जब तक विधानसभा और लोकसभा के अंदर बैठने वाला आपके समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, तब तक आपके वोटों की इस तरह राजनीति होती रहेगी। उसके बाद जैसलमेर में बासनपीर गांव की जो घटना हुई, उसने सबके चेहरों को बेनकाब कर दिया। सबको दिख गया कि कौन मुसलमानों के साथ है और कौन मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमान समाज का कोई नेता उस गांव में नहीं पहुंचा। क्यों नहीं गए? नहीं पता। कहां गए वे आपके नेता? नहीं पता। कहां गए वे आपसे वादे करने वाले वो नेता जो आपके पहरेदार बनने का प्रयास कर रहे थे और पहरेदार बनने के आपसे वादे कर रहे थे, हुंकार भर रहे थे आपके लिए कि हाँ, हम मुस्लिम समाज के साथ हैं, हम भाईचारे के साथ हैं, हम चाहते हैं कि माइनॉरिटी का विकास हो, हम चाहते हैं कि माइनॉरिटी के लोग पढ़े और आगे बढ़े, और इस जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर इस देश के लोग देशभक्त बने और इस देश के लिए खड़े रहे। हम भी चाहते हैं कि समाज के अंदर मुस्लिम समाज की भागीदारी बराबर हो और मुस्लिम समाज इस देश के लिए एक अहम धड़ा है। ये कहने वाले लोग आज कहां खामोश हैं? सब लोग राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। मुस्लिम समाज की महिलाएं गिरफ्तार हुई, कोई नहीं बोला कि इन महिलाओं को छोड़ दिया जाए। इन महिलाओं को उकसा करके पुरुषों ने आगे किया था, इसलिए इन महिलाओं के ऊपर इस तरह का अत्याचार नहीं किया जाए। पुलिस प्रशासन महिलाओं पर रहम दिखाए, ये अपील करने वाला कोई नहीं बचा था मुस्लिम समाज के लिए। ये सच्चाई है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो, चाहे निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी तो यहां तक चले गए कि भाटी ने उसी दिन ऐलान कर दिया कि मैं सुबह पहुंच रहा हूं बासनपीर, और एक बहुत बड़े काफिले के साथ भाटी बासनपीर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने बयान दिया कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन की ये गलती है, और पुलिस प्रशासन चाहता तो ये विवाद नहीं होता, लेकिन ये प्रशासन की कहीं न कहीं कमजोरी रही है कि पुलिस प्रशासन समय रहते अगर इस विषय को देख लेते, इस विषय को संभाल लेते, तो 2 वर्गों के बीच में इतनी बड़ी लड़ाई नहीं शुरू होती। लेकिन मुद्दा आज राजनीति का नहीं है, आज मुद्दा मुस्लिम समाज के पहरेदार का है कि समाज को आज दर दर के लिए भटकने पर मजबूर कर दिया है। इस इतने बड़े समाज का आज कोई जनप्रतिनिधि विधानसभा के अंदर नहीं है और जनप्रतिनिधि मीडिया के सामने भी नहीं है। नहीं आया बयान फतेह खान का, नहीं आया अमीन खान का बयान, नहीं आया साले मोहम्मद का बयान, कोई व्यक्ति नहीं गए वहां बासनपीर, अभी तक कोई नेता नहीं पहुंचा है। और अब तो धारा 144 और लगा दी। लेकिन बाद में हरीश चौधरी ने कहा कि मैं भाईचारे के लिए, मैं आपसी सद्भाव के लिए बासनपीर और जैसलमेर जाऊंगा। लेकिन जब हरीश चौधरी ने बयान दिया तब तक बहुत लेट हो चुका था। कैलाश चौधरी ने कहा कि अगर हरीश चौधरी को राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी होती, हरीश चौधरी को वाकई में अगर मुसलमानों से हमदर्दी होती, हरीश चौधरी अगर वाकई में भाईचारा चाहते, तो समय पर बासनपीर गांव पहुंचते, उस दिन पहुंचते जिस दिन ये छतरियों का निर्माण रुकवाया गया था। उसी दिन तत्काल प्रभाव से हरीश चौधरी को ये मैसेज देना चाहिए था कि मैं आ रहा हूं बासनपीर, लेकिन नहीं दिया। जब मामला शांत हो गया, मामला निपट गया, पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई करके इत्तीसरी कर ली, मुस्लिम समाज के महिलाएं और बच्चे और पुरुष जेल चले गए। उसके बाद आज 15 दिन बाद हरीश चौधरी जैसलमेर का दौरा करने वाले हैं। अब धारा 144 लागू है। आप सोचिए, आप तय करिए, क्या मुस्लिम समाज के ऊपर राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जा रही? क्या इस बड़े धड़े का हमदर्द बनने की होड़ लगी हुई है? लेकिन वाकई हमदर्द उनका कोई नहीं है। क्या रविंद्र सिंह भाटी जैसे वादे कर रहे थे वैसा काम कर रहे हैं मुस्लिम समाज के लिए? हरीश चौधरी और रविंद्र सिंह भाटी के फोटो पर क्रॉस लगा करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, उससे क्या साबित होता है? उससे क्या दिखता है कि लोगों को समझ में आ गया है कि उनका असली राजनीतिक खेल किसने खेल लिया? क्या लोगों को समझ में आया कि जिस तरह से मुस्लिम समाज के साथ राजनीति हुई है, वो राजनीति क्यों हुई, किस लिए हुई, क्या कारण है, कौन जिम्मेदार है? क्या अमीन खान और फतेह खान के बीच में इतनी दूरियां हैं